कि आदिकाल से ब्राह्मणों ने ये किया, क्षत्रियों ने ये किया। वो सारी कहानी जो है वो ब्राह्मणों और क्षत्रियों की नहीं है, वो जेम्स मिल की कहानी है। मैकॉले और मैक्स मुलर सबसे बड़े दुश्मन रहे हैं, लेकिन उनसे भी बड़ा एक दुश्मन है जेम्स मिल। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो है वो कोई एक मामूली किताब नहीं थी। ये जिस कॉलेज में ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल्स ट्रेन होते थे, वहाँ ये रिक्वायर्ड रीडिंग हो गई। और जब वो इंडिया आते थे तो ऑलरेडी एक इम्प्रेशन लेकर के आते थे। जेम्स मिल लेकिन कभी इंडिया नहीं आए। जेम्स मिल इंडिया कभी नहीं आए, हिंदू से वो मिले नहीं। बिल्कुल नहीं मिले। रोमिला थापर के नैरेटिव में भी जेम्स मिल की परछाई दिखती है, उनके शैडोज बहुत क्लियरली दिखते हैं। जेम्स मिल की मृत्यु 1836 में हो जाती है। मार्क्स जो हैं वो 1840 से लेकर के 1860 तक प्रीडोमिनेंटली लंदन में रहते हैं। तो अगर जेम्स मिल की राइटिंग्स नहीं होती तो मार्क्स की भी राइटिंग्स नहीं होती। मेरा ये रिसर्च बताता है कि अगर जेम्स मिल नहीं होता तो मैकॉले भी नहीं होता। ये हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया आज भी पढ़ाई जाती है। पूरी तरह से जीवित है, आज भी जीवित है हमारे समक्ष। कुंदन जी नमस्ते। नमस्ते विशाल। फिर से आपसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। इक्शा संगम में बहुत ढेर सारे विद्वानों से मिला। उसमें हमारा जो ग्रुप था, उस ग्रुप का टॉपिक ही था डीकोलोनाइजिंग इंडियन माइंडसेट। क्या करना चाहिए एकेडमिया में, मीडिया नैरेटिव में, कि ये जो भारतीय हैं इस चंगुल से बाहर आए, थोड़ा भारतीयता को भी पहचानें और एक रैशनल बिल्ड करें कंपैरिजन करने का। तो उसी में आपकी जो बुक थी कि कॉलोनियल डिस्कोर्स एंड सफरिंग ऑफ इंडियन अमेरिकन चिल्ड्रन, वहाँ से मुझे आपसे इंट्रोडक्शन मिला और उसके बाद मुझे लगा आपके साथ बात करनी ही चाहिए। मतलब सौभाग्य है कि मैं आपके सामने बैठा हूँ और जिस तरह का, जिस बारीकी से आपने काम किया है, चाहे वो इंडियन साइकोलॉजी हो या आप जो फिलॉसफी और सोसाइटी के बीच का जो संबंध है, और उसके बाद ब्रिटिशर्स ने या यूरोपियन ने किस तरह से इंडिया को गढ़ा है अपनी लैंग्वेज में, अपनी अपनी राइटिंग्स में, उसके पीछे के जो नुआंसेस हैं और जिसकी रिपरकशंस या फिर आप कह सकते हैं कॉन्सिक्वेंसेस आज भारत झेल रहा है, उसकी बहुत बारीक स्टडी आपने की है। और इस स्टडी में हमारे दर्शकों को आज ये पता चलेगा कि दो, मेरे चैनल के माध्यम से या जो भारतीय नैरेटिव्स हैं उनके माध्यम से ये पता चलता है कि मैकॉले और मैक्स मुलर ये भारतीय सभ्यता और भारतीय शिक्षा पद्धति के दो सबसे बड़े दुश्मन रहे हैं, लेकिन उनसे भी बड़ा एक दुश्मन है, एक बहुत बड़ा विलेन है जेम्स मिल, जो आपकी स्टडी में निकल के आते हैं। तो पहले इसके बारे में दर्शकों को बताइए। पहली बात, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे बुलाने के लिए और बात करने के लिए। आपकी व्यूअरशिप बड़ी है तो ये भगवान की कृपा है कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे आया हूँ और आपके माध्यम से मैं आपके व्यूअर्स के साथ जुड़ रहा हूँ और ये बात कह रहा हूँ। बात इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि भारत का रिकंस्ट्रक्शन ये बहुत ज़रूरी है। हमारी सभ्यता बहुत पुरानी है, प्राचीन है, लेकिन इस सभ्यता के ऊपर वार भी हुआ है और विभत्स वार हुआ है, और इस इंटरवेंशंस ने हमको किस तरह से बदला, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये कहता हूँ कि अधिकांशतः भारत का डबल कॉलोनाइजेशन हुआ है और बहुत सारी परतें हैं, बहुत सारे लेयर्स हैं, और उन सारे लेयर्स को समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने जो ब्रिटिश इंटरवेंशन है उसको पढ़ना समझना शुरू किया है, और मैं कॉलोनाइजेशन को सिर्फ एक इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ वेल्थ के प्रिज्म से या उसके पर्सपेक्टिव से नहीं देखता हूँ। जो हमारा
कल्चरल डिफॉर्मेशन हुआ, जो हमारे माइंडसेट का डिफॉर्मेशन हुआ, उन सब को समझना बहुत ज़रूरी है। और आपने ये बात बिल्कुल सही कही कि जब हम कॉलोनाइजेशन और डिकॉलोनाइजेशन की बात करते हैं तो मैकॉले और मैक्स मुलर की बात होती है। ये दूसरी बात है कि उन दोनों के बीच में भी करीब 40-50 साल का अंतर है। मेरा ये रिसर्च बताता है कि अगर जेम्स मिल नहीं होता तो मैकॉले भी नहीं होता। और आज इसी विषय में बात करेंगे। थोड़ी इंटरेस्टिंग बात इसलिए है कि जब लिबरलिज्म की बात होती है तो लोग जॉन स्टुअर्ट मिल के बारे में जानते हैं, और यहाँ के अधिकांशतः बुद्धिजीवी जिनका सोशल साइंसेस के साथ जुड़ाव है वो आपको ये भी बताएंगे कि लिबरलिज्म जो है, जो फिलॉसफी है, उसकी उत्पत्ति यूटिलिटेरियनिज्म से हुई है, बेंथम के यूटिलिटेरियनिज्म से हुई है। जेम्स मिल जॉन स्टुअर्ट मिल के पिता थे, और वो बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल के बीच में आते हैं, और उनका कंट्रीब्यूशन हमारे सिविलाइजेशन के ऊपर बहुत ही भयानक रहा है, क्योंकि उन्होंने पहली इंस्टीट्यूशनलाइज्ड या कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का गठन किया था। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु एक्चुअली रोट द कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और ये 3 वॉल्यूम की किताब थी। उन्होंने 12 साल इसमें लगाए। 1806 में उन्होंने इसको लिखना शुरू किया था। 1817-18 में इसका पब्लिकेशन हुआ था, और ये 3 वॉल्यूम में ये किताब आई थी जब ये पब्लिश हुई थी। पहले वॉल्यूम के 7 चैप्टर्स जो स्पेसिफिकली हिंदूज के ऊपर केंद्रित हैं, उसका मैंने अध्ययन किया है और उसकी एनालिसिस की है, क्योंकि उससे हमारा जो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का नैरेटिव है उसके बारे में हमें पता चलता है, और हमारे सोसाइटी को किस तरह से रिप्रेजेंट किया गया, इन सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है। तो उन 7 चैप्टर्स को जब आप पढ़ेंगे तो उसका जो मूल निकलता है, जो उसका क्रक्स है, वो जेम्स मिल ये बताते हैं कि हिंदू वो बेसिकली प्रिमिटिव, बार्बरिक, अनसिविलाइज्ड, अनकूथ, सिविलाइजेशन लेस इंडिविजुअल्स हैं। ये एक ऐसा नेशन है जो कि प्राचीन काल से बारबैरिक रहा है, और इस बारबरिज्म को रिप्रेजेंट करने के लिए वो हमें ये दर्शाते हैं उन 7 चैप्टर्स में कि हिंदूज जो हैं वो हायरार्किकल और ऑप्रेसिव रहे हैं शुरू से। तो जब उन 7 चैप्टर का आप अध्ययन करिएगा तो पहले चैप्टर में वो कहते हैं कि हिंदूज डू नॉट हैव अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। हमारे पास कोई सेंस ऑफ हिस्ट्री नहीं है, और ये नैरेटिव एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट वेज में आज भी चल रहा है। जब आप दूसरे चैप्टर में आएंगे तो वो हमारे वर्ण व्यवस्था के बारे में तो नहीं कहूँगा, वो हमारे कास्ट सिस्टम के बारे में बात करते हैं, और वो एक हायरार्की क्रिएट करते हैं जहाँ पर वो ब्राह्मणों को सबसे ऊपर रखते हैं और चांडालों को सबसे नीचे रखते हैं, और ये बताते हैं कि ये चूंकि हायरार्किकल और ऑप्रेसिव हैं, चूंकि ये प्रिमिटिव हैं, तो इन्होंने ये सिस्टम बनाया है। फिर थोड़ा और आगे बढ़िएगा तो वो बताते हैं कि हमारा जो फॉर्म ऑफ गवर्नेंस था वो प्राचीन काल से वो हायरार्किकल और ऑप्रेसिव रहा है, जहाँ पर
कि लोगों को गवर्नेंस स्ट्रक्चर में कभी आवाज़ नहीं मिलती थी, उनका कोई पार्टिसिपेशन नहीं था, देयर वाज नो पीपल पार्टिसिपेशन। और बेसिकली ब्राह्मण और क्षत्रिय जो है वो मिलकर के बाकी सब लोगों के ऊपर राज करते थे, और वो जो लार्जेस्ट है उसका ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा अपने पास रखते थे। फिर उसके बाद अगर आप आगे बढ़ेंगे तो वो हमारे धर्मशास्त्र के ऊपर कमेंट्री करते हैं, और वहाँ ये बताते हैं कि हमारे सोशल लॉज जो हैं प्राचीन काल से वो हायरार्किकल और ऑप्रेसिव हैं। उसके आगे वो बताते हैं कि हमारा जो टैक्सेशन स्ट्रक्चर जो है वो ऑप्रेसिव रहा है। और फिर फाइनल चैप्टर में वो आकर के ये बताते हैं कि हम किस तरह से वीक, कावर्डली, पेन्यूरियस, वुमेन अब्यूजर्स, इस तरह के लोग हैं। मतलब आप डिक्शनरी में जितने वाइसेस ढूंढ पाएंगे वो सारे वाइसेस उनके हिसाब से हिंदुओं में मिलता है, और हिंदू ऐसे ही रहे हैं शुरू से, ये उनका रिप्रेजेंटेशन है। और जैसे मैंने बताया कि ये पहली कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री थी एक ब्रिटिशर के द्वारा। उसके पहले कुछ लोग उन्होंने कुछ लिखा था इधर उधर, लेकिन वो कॉम्प्रिहेंसिव नहीं था। अब हुआ यूं कि ये किताब दिसंबर 1817 या जनवरी 1818 में बाहर आई, और 1819 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एज एन ऑफिशियल जेम्स मिल को बहाल कर लिया 1819 में। और ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर्स जो है वो लंदन में हुआ करता था, उसका नाम था इंडिया हाउस। 1823 होते होते जेम्स मिल उस हायरार्की ऑफ ऑफिशियल्स में सेकंड पोजीशन पे आ जाते हैं, और वो ईस्ट इंडिया कंपनी का रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है उसको ओवरसी करने लगते हैं, उसको लीड करने लगते हैं, वो उनके अंडर आ जाता है। और 1830 में उनका अपॉइंटमेंट हो जाता है एज द चीफ ऑफ द इंडिया हाउस। इसका मतलब यह है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर्स था उसके वो नंबर 1 ऑफिशियल हो जाते हैं, और मैं ये कहता हूँ कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के सीईओ हो जाते हैं। क्योंकि अगर जब आप हायरार्की देखेंगे तो उनके ऊपर सिर्फ एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था, जिसके प्रेसिडेंट एक ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन थे। तो ये पावर जो है वो जेम्स मिल वील्ड करना शुरू करते हैं इंडिया के ऊपर। और जब हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के फॉरवर्ड में जाएंगे, जब आप इसमें उसके प्रेफेस में जाएंगे, तो वो बताते हैं कि उन्होंने इस किताब को क्यों लिखा है। तो उन्होंने 2 कारण बताए। पहला, उन्होंने ये बताया कि इंडिया के ऊपर इंफॉर्मेशन जो आ रही है वो सब टूटा फूटा इंफॉर्मेशन है, डिस्पैरेट इंफॉर्मेशन है, फ्रैगमेंट्स में इंफॉर्मेशन है, उन सबको कलेक्ट करके एक कॉम्प्रिहेंसिव किताब लिखना बहुत ज़रूरी है। और ये किताब जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया के गवर्नेंस में हेल्प करेगी। तो उनका एजेंडा या ऑब्जेक्टिव उस किताब को लिखने के पहले ही सेट था कि ये कार्य करना है। तो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो है वो कोई एक मामूली किताब नहीं थी, वो एक गवर्नेंस मैनुअल था, जिसके बेसिस पे उनके ईस्ट इंडिया कंपनी को ज्वाइन करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसीज बनी। इंडियन जुडिशरी जो था उसको इन्फ्लुएंस किया गया, ब्यूरोक्रेसी को इन्फ्लुएंस किया गया। और अगर आप धर्मपाल जी के रिसर्च में अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो बहुत सारे सेंसस के बारे में बात करते हैं, और वो सारे सेंसस जो हैं अधिकांशतः वो
जेम्स मिल के कार्यकाल में शुरू हुए थे। तो जेम्स मिल का इंडिया के डेस्टिनी को बदलने में एक बहुत बड़ा रोल रहा है, जिसके बारे में लोग नहीं जानते हैं, लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, और मैं इसी को ढूंढ रहा हूँ। अभी तो कुछ परतें मैंने खोली हैं, अभी बहुत सारे परतें आगे चल करके खुलेंगी, और एक पर्थ जो है वो जो मेरी किताब में नहीं है वो आज आपके साथ कॉन्वर्सेशन में ही खुलेगा कि इनका मैकॉले के साथ जो है वो क्या रिलेशनशिप था। अब क्या हुआ कि जेम्स मिल जो है, इनकी किताब हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये जिस कॉलेज में ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल्स ट्रेन होते थे, वहां ये रिक्वायर्ड रीडिंग हो गई। अच्छा। तो जब ये रिक्वायर्ड रीडिंग हो गई तो सारे ऑफिशियल्स जो है उनको ये किताब पढ़नी होती थी, और जब वो इंडिया आते थे तो ऑलरेडी एक इम्प्रेशन ले करके आते थे। वो ऑलरेडी वो प्री डिस्पोज्ड होते थे इंडिया को एक पर्टिकुलर प्रिज्म से देखने के लिए। और एक रिसर्चर हैं, उनका नाम है ब्रूस मजलिश, वो ये कहते हैं कि 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, रिवोल्ट कहिए आप या फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहिए, उसके डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं हिस्टोरियंस के पर्सपेक्टिव्स के ऊपर, वो डिपेंड करता है। हम तो उसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ही कहेंगे। उसका कारण ये था कि ये ऑफिशियल्स इंडियंस के प्रति बहुत ही ज़्यादा ऑप्रेसिव हुए थे, और उनका ऑप्रेशन मिल के इस रिक्वायर्ड रीडिंग के कारण हुआ था। तो आप ये कह सकते हैं कि इंडिया ब्रिटेन के रिलेशनशिप में 1817 एक तरह से एक फॉल्ट लाइन है, जहां से इंडिया के ऊपर डिस्कोर्स वो पूरी तरह से बदल गया। और इसमें तथ्य है, क्योंकि उसके पहले की कहानी क्या थी। देखिए, जब से यूरोपियंस इंडिया में आए हैं, वो इंडिया के बारे में, वो भारत के बारे में लिख रहे हैं। एक समय के बाद जो है उनका रिसर्च करना और उनका हमारे बारे में लिखना सिस्टमैटिक हो गया, और ये सिस्टमेटाइजेशन विलियम जोन्स ने किया था 1784 में, जब एशियाटिक सोसाइटी का फॉर्मेशन हुआ था। और विलियम जोन्स का एजेंडा जो है वो बहुत क्लियर था। वो इंडिया के दर्शन को समझना चाहता था, बिलीव इट और नॉट, इंडिया के साइंसेस को समझना चाहता था, मेटलर्जी को समझना चाहता था, केमिस्ट्री को समझना चाहता था, मेडिसिन को समझना चाहता था। इसका मतलब ये भी है कि ये सारे फील्ड्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते थे। वो ज्योग्राफी को समझना चाहता था, और इन सारे डायरेक्शन में रिसर्च इंस्टीट्यूट करने के लिए उसने एशियाटिक सोसाइटी का गठन किया था। अब ये सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो हैं ये इंडिया में बेस्ड थे, वो इंडिया को देख रहे थे, जो लोकल स्कॉलर्स थे उनके साथ इंटरैक्ट कर रहे थे। उनका दृष्टिकोण तो यूरोपियन था, लेकिन फिर भी एक सर्टन ओपननेस थी, तो जिसके कारण वो इंडिया को एक सर्टन तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे थे। और ये रिप्रेजेंटेशन जो है वो जेम्स मिल को पसंद नहीं था। जेम्स मिल इसके बारे में लिखते हैं अपनी किताब में, और आप एक तरह से कह सकते हैं कि जेम्स मिल विलियम जोन्स के नैरेटिव को ओवरटर्न करना चाहते थे, जो उन्होंने किया। और यही कारण है कि जो कोट अनकोट ब्रिटिश स्कॉलर्स थे इंडिया के ऊपर, उस पीरियड में दो कैटेगरीज बनी, एंग्लिसिस्ट की और ओरिएंटलिस्ट की। उस समय के ओरिएंटलिस्ट आज के ओरिएंटलिस्ट नहीं है, क्योंकि ओरिएंटलिज्म का मीनिंग जो है वो बदल चुका है। विल नॉट गो इनटू दैट डिस्क्रिप्शन।
लेकिन उस समय दो कैंप्स थे और दोनों के इंटेलेक्चुअल परसुएशन में, उनके दृष्टिकोण में अंतर था। आप एक तरह से कह सकते हैं कि उसके बीच में एक बाइनरी थी। लेकिन हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के पब्लिकेशन के बाद और सब्सिक्वेंटली जो हुआ, जो जेम्स मिल की बहाली हो गई ईस्ट इंडिया कंपनी में, चीजें बहुत जबरदस्त तरीके से बदलनी शुरू हुई। अब जेम्स मिल जो है वो सिर्फ एक राइटर ही नहीं थे या एक जर्नलिस्ट ही नहीं थे। मैंने आपको बताया कि वो बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल के बीच में पाए जाते हैं। वो बेंथम के डिसाइपल भी थे। इसका मतलब ये है कि जेम्स मिल ब्रिटेन के या यूरोप के यूटिलिटेरियन मूवमेंट के एक बहुत ही इंटेग्रल पार्ट थे। कहानी बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं पूरी कहानी में नहीं जाऊंगा, लेकिन बाकी अपने कुछ यूटिलिटेरियन मित्रों के साथ इन्होंने 1825 में लंदन में यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का भी गठन किया था। तो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो है वो वहां के करिकुलम में भी चली आई। तो अब देखिए कि इस नैरेटिव का, इस डिस्कोर्स का जो है, उसका इंस्टीट्यूशनलाइजेशन कैसे हो रहा है। आगे चल करके जो फ्रेमवर्क हिंदूज को रिप्रेजेंट करने का या इस एंशिएंट इंडिया को रिप्रेजेंट करने का जो जेम्स मिल ने बनाया था, उस फ्रेमवर्क का इनकॉर्पोरेशन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किया। तो वो नैरेटिव जो है वो रोल करना शुरू किया, और कभी और इसके बारे में बात करेंगे। वो नैरेटिव आज तक चल रहा है। बहुत संक्षेप में आपको बताऊंगा कि रोमिला थापर के नैरेटिव में भी जेम्स मिल की परछाई दिखती है। उनके शैडोज बहुत क्लियरली दिखते हैं। जेम्स मिल लेकिन कभी इंडिया नहीं आए। जेम्स मिल इंडिया कभी नहीं आया। उन्होंने सारी इस पूरी किताब की संरचना जो है वो लंदन में बैठ करके उन्होंने किया इसका। तो हिंदूज पर स्टडी, मतलब उनकी जो स्टडी है वो एक क्लोज रूम स्टडी है। बिल्कुल, हिंदू से वो मिले नहीं। बिल्कुल नहीं मिले, बिल्कुल भी नहीं मिले। अगर शायद उनकी मुलाकात किसी एक हिंदू से अगर हुई होगी तो वो राजा राम मोहन रॉय थे, जो बेंथम से मिलने के लिए इन ऑल प्रोबेबिलिटी 1828 में गए थे, अगर मेरी मेमोरी करेक्ट है तो। एक चीज़ बस इसमें चूंकि दर्शकों को जानना इम्पोर्टेंट होगा, आपने बताया कि वो बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल के बीच के हैं। बेंथम को आप यूटिलिटेरियनिज्म से जोड़ते हैं और जॉन स्टुअर्ट मिल को लिबरलिज्म से। ये दोनों चीज़ शॉर्ट में बता दीजिए, क्या है, कैसा इन्फ्लुएंस जेम्स मिल पर पड़ा है। हाँ, देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है। यूरोपियन हिस्ट्री अगर आप देखेंगे, अगर आप उनका गवर्नेंस अगर आप देखेंगे, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन और यूटिलिटेरियन मूवमेंट के बारे में भी मैं बात करने वाला हूं, उसके पहले का पीरियड बहुत क्लियरली शो करता है कि उनका गवर्नेंस हायरार्किकल और ऑप्रेसिव था, और इसी ऑप्रेशन के अगेंस्ट यूटिलिटेरियन मूवमेंट की उपज हुई थी। उसका कारण ये था कि बेंथम, शायद इनका जन्म 1748 में हुआ था, वो एक खुद ही एरिस्टोक्रेट थे, एरिस्टोक्रेटिक बैकग्राउंड से थे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के क्वींस कॉलेज में उनकी पढ़ाई हुई थी टू बिकम अ लॉयर, लेकिन उनका लीगल प्रैक्टिस चला नहीं और उन्होंने लिखना शुरू किया। उन्होंने ब्रिटेन के उस कॉन्टेक्स्ट के बारे में जो बहुत ही हायरार्किकल और ऑप्रेसिव था, बिकॉज ही वांटेड टू चेंज दैट, उसको वो बदलना चाहते थे, और वो अपनी लेखनी से, अपने राइटिंग से उसको बदलना चाहते थे।
उस समय यंग थे, तो थोड़ी नाइविटी थी कि उनको लगा कि मैं लिखूंगा और चीज़ें जो हैं वो बदल जाएंगी। लेकिन जो जो सेंटर्स होते हैं जहाँ पावर इन्वेस्टेड होता है वो इस तरह से बदलता नहीं है। और उनका एक सेंट्रल मैक्सिम था जिसके अराउंड उनका पूरा ये लिटरेचर जो है उसको कंसीव किया गया था। वो ये था, द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर। ये यूटिलिटेरियंस का वॉर क्राई है, आप एक तरह से कह सकते हैं, द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का डायरेक्ट ट्रांसलेशन है। और किंवदंती ये है कि बेंथम को ये आइडिया क्वींस कॉलेज में एक पैम्फलेट में मिला और वहीं से उन्होंने ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि मुहिम छेड़ दी हायरार्किकल और ऑप्रेसिव सिस्टम को बदलने के लिए। हायरार्किकल और ऑप्रेसिव कैसे था वो सिस्टम? उस सिस्टम में बेसिकली पावर क्लर्जी और एरिस्टोक्रेसी के हाथ में था। मोनार्की थी, लेकिन 1688 में एक रेवोल्यूशन हुआ था और उस रेवोल्यूशन में मोनार्क्स जो है वो एक साइड थे, एरिस्टोक्रेट्स दूसरी तरफ थे, और बैलेंस ऑफ पावर जो है वो एरिस्टोक्रेट्स की तरफ शिफ्ट कर गया था। मोनार्क मतलब राजा, राजा, और एरिस्टोक्रेट मतलब कुछ लोग, हाँ, मतलब जो कुछ पावरफुल लोग। जो नोबल मैन जिनको कहा जाता है, अच्छा, तो लैंडलॉर्ड्स हो गए, जमींदार जो बेसिकली हुए। ठीक है। तो क्लर्जी मतलब प्रीस्ट्स, नोबलमैन या लैंडलॉर्ड्स जो वेल्दी इन्फ्लुएंशियल पीपल। पॉपुलस था, हाँ हाँ, मतलब वेल्थ के कारण उनके पास इन्फ्लुएंस था, और मॉनार्क, ये मिलकर के रूल करते थे, मासेस को रूल करते थे। पावर बहुत कम लोगों के हाथ में था। जो लोग थे, जो जनता थी, वो प्रेस थी, उनकी कोई आवाज नहीं थी, और जनता मैसिव पॉवर्टी में रहती थी। तो उनका कंडीशन जो है वो बहुत ही रेचेड था। और बेंथम की जो पर्सनालिटी थी, बेंथम बहुत सेज लाइक थे, तो उन एरिस्टोक्रेट होने के बावजूद उनको ये सिचुएशन पसंद नहीं था। तो जो हायरार्किकल एंड ऑप्रेसिव सिस्टम ब्रिटेन में एग्जिस्ट करता था, और वो यूरोप में ज़्यादातर यूरोप में एग्जिस्ट करता था, उसको ये बदलना चाहते थे, और उसी के अगेंस्ट इन्होंने लिखना शुरू किया। अच्छा। और जो मैंने बताया कि वो सेंट्रल मैक्सिम जो था वो ये था, द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर, जो कि हमारे एक सेंट्रल प्रिंसिपल का डायरेक्ट ट्रांसलेशन है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का। इसमें ये जो यूटिलिटेरियनिज्म है, इसका हाँ, एक शायद एक एग्जांपल भी चलता है कि अगर एक ट्रेन जा रही हो और उस पर 5 लोग लेटे हों और वो मर जाएंगे, और एक लीवर हो जो ट्रेन को डाइवर्ट कर देगा, उधर एक ही व्यक्ति लेटा है, वो मर जाएगा, तो क्या आप लीवर खींचोगे कि नहीं खींचोगे? तो शायद यूटिलिटेरियनिज्म ये जो है, इससे ये होता है कि भाई हम खींच देंगे, उसमें एक ही मरेगा वरना इसमें 5 मर जाएंगे। यही है वो मैक्सिम। कहने का ये मतलब है कि जो वेल्थ का इनिक्विटी है, जो वेल्थ का इनिक्विटी उस समय ब्रिटेन में एग्जिस्ट करता था, इनिक्विटी तो आज भी एग्जिस्ट करता है वेस्टर्न वर्ल्ड में। पावर और मनी वैसे भी बहुत कम लोगों के हाथ में है, लेकिन चूंकि इन लोगों ने पूरे दुनिया को लूटा, तो वो पता नहीं चलता है देखने से कि कितनी पॉवर्टी है। सोसाइटी जो है वो जनरली वो रिच सोसाइटी दिखती है, तो उनका इनका इनिक्विटी जो है वो मास्क हो जाता है। लेकिन अगर आप रिसर्च करेंगे तो पता चलेगा कि जैसे यूएस के बारे में कहते हैं कि 1% ऑफ द पॉपुलेशन कंट्रोल्स 99% ऑफ द वेल्थ ऑफ द यूएस और समथिंग लाइक दैट। इट्स एन एग्जॉर्बिटेंट अमाउंट। बहुत कम लोगों के पास जो है वो ज़्यादातर शेयर है वेल्थ का। तो यही कहानी जो है वो उस समय एग्जिस्ट करती थी, और ये प्री इम्पीरियलिज्म का इरा है, या ब्रिटेन अपने आप को एज एन इम्पीरियल नेशन उस समय स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। तो पावर्टी जो है वो दिखती थी, और लोगों
लोगों का सफरिंग जो है वो बहुत ही एक्सप्लिसिट था। जैसे लंदन के बारे में अगर आप उस समय पढ़ेंगे तो लंदन एक रेचेड सिटी हुआ करता था, क्राइम रेट्स बहुत ज़्यादा थे, स्लम्स बहुत थे, गंदगी बहुत ज़्यादा थी। चार्ल्स ये डिकेंस की नॉवेल में भी एग्जैक्टली दिख लेकिन जाता है। वो 1800s में लिख रहे हैं, हाँ, चार्ल्स डिकेंस 1850s के आसपास लिख रहे हैं। मैं उससे भी पहले की बात बता रहा हूँ। बेंथम का जन्म इधर 1746 में हुआ था या 1748 में हुआ था, वो थोड़ा कंट्रोवर्सी है उनके ईयर ऑफ बर्थ में, तो लेकिन उसी के आसपास उनका जन्म हुआ था। तो इन सारी चीज़ों को जो है वो बदलना चाहते थे। और जेम्स मिल की भी एक कहानी है, तो पता नहीं आपके व्यूअर्स को ये कहानी इंटरेस्टिंग लगेगी या नहीं। तो अगर लगेगी, नहीं, क्योंकि नहीं, आप अपने हाँ, व्यूअर्स को जानते नहीं हैं, तो आप। इंटरेस्टिंग लगेगी व्यूवर्स हाँ, को अगर कोई ऐसा टर्म है जो राइट बहुत सोशियोलॉजी में जार्गन्स की तरह होता है, क्योंकि मेरे लिए भी न्यू है, तो राइट आप राइट उसको राइट। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। ठीक है। जैसे कि इम्पेरियलिज्म है या फिर एरिस्टोक्रेसी है, हाँ, एरिस्टोक्रेट्स है, तो क्या होता है कि वो दर्शक जो हैं शायद ना वो उनको वो कॉन्सेप्ट ना समझ में आए कि क्या है। बिल्कुल। जैसे मान लीजिए कि जिन जमींदार, जो हमारे यहाँ जमींदार जो होते थे पहले, तो जमींदार एरिस्टोक्रेट्स थे। लैंडलॉर्ड्स जो थे, जिनको कि बहुत मैसिव लैंड होल्डिंग्स थी, वो एरिस्टोक्रेट्स थे। जैसे पाकिस्तान में कहते हैं कि वडेराज के पास जो है वो बहुत ज़मीन है, तो वो वहाँ के एरिस्टोक्रेट्स हो गए भारत बेसिकली। में अंबानी एरिस्टोक्रेट हैं? उनको एक वेल्दी इंडिविजुअल तो डेफिनेटली कहा जाएगा, लेकिन एरिस्टोक्रेट कहा जाएगा या नहीं, ये शायद। तो ये क्या नुआंस है कि एशिया के वो मान लीजिए वो सबसे अमीर आदमी है, भारत में तो सबसे अमीर है ही, राइट। फिर भी हम उनको एरिस्टोक्रेट नहीं कह रहे? जनरली नोबलमैन एरिस्टोक्रेट्स का उनका जुड़ाव जमीन से होता था, लैंड लैंड होल्डिंग उनके पास होना अच्छा, जो मतलब है। क्योंकि पहले लेबर सेंट्रिक सोसाइटी थी इसलिए। एग्जैक्टली तो देखिए, लैंड का जब कनेक्शन बनता है एक सिस्टम के साथ, तो बहुत लोगों की डेस्टिनी भी जुड़ती है। वो एक डायरेक्ट कंट्रोल है, राइट, कि जिस लैंड पे जो लोग रह रहे हैं या उसके उसके ऊपर काम कर रहे हैं, वो सारे जो हैं वो एरिस्टोक्रेट्स के अंदर आते हैं, जिनके ऊपर मोनार्क है। तो उस हिसाब से जो है वो एरिस्टोक्रेसी उनके लिए बहुत एरिस्टोक्रेसी एक बहुत क्लियर डेफिनेशन होगा। अब ये बात सही है कि अंबानी जो हैं उनके अंदर बहुत लोग काम करते हैं, लेकिन उनका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है या नहीं है, ये तो आप नहीं कह सकते हैं कि वो लोगों की डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये एरिस्टोक्रेट्स जो हैं वो लोगों की डेस्टिनी को बदल सकते थे, क्योंकि उनके परमिशन के बिना उन एरिया से लोग माइग्रेट भी नहीं कर सकते थे। इस तरह का ऑपरेशन था समझ गया। कि अगर वो माइग्रेट किए तो पता चला कि उनको मार ही दिया गया या उनको उठा करके प्रिजन में डाल दिया गया। तो कंडीशंस बहुत ही ख़राब हुआ करते थे। जेम्स मिल की कहानी पे आते हैं। तो जेम्स मिल की कहानी पे आते हैं, और जेम्स मिल और बेंथम की कहानी पे आते हैं, हम्म, उसके कनेक्शन के ऊपर आते हैं। जेम्स मिल का जन्म जो है वो 1773 में हुआ था, और ऐसे परिवार में हुआ था जिसका बिजनेस जूता बनाना और जूता बेचना, ये उनका बिजनेस था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जेम्स मिल की जो माँ थी, उनका बैकग्राउंड अरिस्टोक्रेसी का था, और मेरे ख्याल से 1748 के आसपास या 1745 के आसपास स्कॉटलैंड में एक अपराइजिंग हुई थी, जिसको कि स्टुअर्ट अपराइजिंग कहते हैं। और उस अपराइजिंग में जेम्स मिल के जो मटर्नल ग्रैंडफादर थे, उसकी माँ के जो फादर थे, वो वॉर हार गए थे, जिसके कारण कि उनकी एरिस्टोक्रेसी चली गई थी। तो जेम्स मिल की माँ जो थी, वो भूली नहीं थी इस बैकग्राउंड के बारे में, और वो जेम्स मिल के थ्रू उस एरिस्टोक्रेसी को विन करना चाहती थी वापस से। तो शुरू से ही वो कटिबद्ध थी कि जेम्स मिल को वो शू सेलिंग बिजनेस में वो भेजेंगी नहीं, उसमें नहीं लगाएंगी। उसमें नहीं लगाएंगी, उनको पढ़ाएंगी लिखाएंगी और उनको एक जेंटलमैन बनाएंगी, हर टर्म,
उनको एक जेंटलमैन बनाएंगी, मतलब उनको एक अरिस्टोक्रेट बनाएंगी। और ऐसा हुआ कि जेम्स मिल पढ़ने लिखने में बड़े अच्छे थे, तो उनकी पढ़ाई भी अच्छी चलने लग गई। और जो लोकल अरिस्टोक्रेट्स थे, स्टुअर्ट्स वंस अगेन, उन्होंने इनके प्रिकॉसिटी को या इनकी प्रतिभा को पहचाना और उनको अपने इसमें ले लिया कि हम इनकी पढ़ाई लिखाई देखेंगे और उसको फंड करेंगे। तो वो दे बेसिकली टुक हिम अंडर हिज विंग्स, बेसिकली यही हुआ। तो उनकी पढ़ाई लिखाई जो है वो स्टुअर्ट्स के ही देखरेख में चलने लगी। इसी के कारण जेम्स मिल की का जो हायर एजुकेशन था, जो कॉलेज और मास्टर्स का जो एजुकेशन था, वो वहाँ के लोकल यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी ऑफ एबरदीन में नहीं हुआ, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा में हुआ। यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा जो है वो आज भी एक बहुत ही रिनाउंड यूनिवर्सिटी मानी जाती है वर्ल्ड ओवर। और जो लेडी स्टुअर्ट जो थी, वो जेम्स मिल को प्रीचर बनाना चाहती, वो एक क्लर्जी बनाना चाहती थी उनको। वो चर्च में जो है वो प्रीच करेंगे, ये उनका आइडिया था। तो 1797 में यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा से इनका एजुकेशन पूरा हुआ और उसके बाद स्कॉटलैंड में ही वो जॉब ढूंढने लगे, परमानेंट पोजीशन, कि किसी चर्च में जो है वो एक परमानेंट प्रीचर की तरह लग जाएं। लेकिन 4-5 साल ढूंढने के बावजूद भी ऐसा कुछ हुआ नहीं। और इसी अंतराल में क्या हुआ कि दो चीज़ें हुई। एक तो अपना भरण पोषण करने के लिए वो एरिस्टोक्रेट्स के बच्चों को पढ़ाते थे, जहाँ कुछ एक्सपीरियंसेस हुए जो कि बड़े ह्यूमिलिएटिंग थे। और दूसरा क्या हुआ कि स्टुअर्ट्स की जो बेटी थी विल्मेना, उनके साथ जो है जेम्स मिल का रोमांस शुरू हो गया। लेकिन दोनों के सोशल स्टेटस में इतना फर्क था कि स्टुअर्ट्स ने जो है इनकी शादी होने नहीं दी, जो कि मुझे लगता है कि जो जेम्स मिल को बहुत जोर से हिट किया। इन एनी केस वो 1802 में वो लंदन चले आए। और अब आप इमेजिन करिए कि लंदन 1802 का कैसा होगा। ऐसी जगह जहां भरपूर पैसा आ रहा है, इंडिया के ऊपर कंट्रोल जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का बढ़ना शुरू हो गया था, और भी वर्ल्ड के कुछ डिफरेंट एरियाज में इन्होंने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था। आइडियाज़ जो है वो फ्लो कर रहे थे, क्योंकि एशियाटिक सोसाइटी जो है उसका भी गठन हो गया था। हमारा जो साहित्य था उसका ट्रांसलेशन शुरू हो गया था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो लंदन में फ्लो कर रही थी। तो जेम्स मिल ने ये सोचा कि वो एक करियर स्विच करेंगे और वो जर्नलिस्ट बन जाएंगे। तो वो जर्नलिस्ट बनने के लिए 1802 में वो लंदन चले आए और अगले 4 साल उन्होंने जर्नलिज्म बेसिकली प्रैक्टिस किया। 1806 में इनको ये आइडिया सूझा कि हम एक कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखते हैं। और 1808 में इनकी मुलाकात बेंथम से होती है। अच्छा। अब हुआ क्या कि बेंथम ने ढेर सारी किताबें लिखी थी। अब चूंकि वो फिलोसॉफिकल नेचर के थे, सेज लाइक थे, उनके आइडियाज जो हैं वो थोड़े डिफिकल्ट थे। तो लिखा तो उन्होंने बहुत था, लेकिन वो आइडियाज जो है वो जनता तक पहुंच नहीं पाया था। उनको एक जर्नलिस्ट मिलता है जो कि बहुत ही एम्बिशियस है और उसके पास ये कैपेसिटी है कि उनके आइडियाज को मासेस तक ले जा सकता है। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त हुआ। ये एक तरह से गुरु डिसाइपल का, गुरु चेला का एक रिलेशनशिप बना और जेम्स मिल बेंथम को अपना मेंटर
मानते थे, वो एक्सप्लिसिट थे इसके बारे में, अपने बेंथम को गुरु मानते थे। तो उन्होंने ये आइडियाज ट्रांसलेट करने शुरू किए। यही सारे आइडियाज जो है वो फैलना शुरू हुआ ब्रिटिश सोसाइटी में, और उसका परिणाम ये हुआ कि 1832 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में रिफॉर्म हुआ और पहली बार ब्रिटेन में रिप्रेजेंटेशनल डेमोक्रेसी की संस्थापना हुई। देखिए, हम लोग जब सोचते हैं, जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं और जब यूरोप के बारे में बात करते हैं या सोचते हैं, तो हमको लगता है कि आदिकाल से डेमोक्रेसी चली आ रही है। लेकिन डेमोक्रेसी जो है वो बहुत नई है। वो 1832 में ये पार्लियामेंट के जो रिफॉर्म्स हुए थे उसके बाद इसका इंट्रोडक्शन हुआ है, और इसमें जेम्स मिल और ये सारे यूटिलिटेरियंस जो थे, जो बेंथम के जो चेले थे, इनका एक बहुत ही बड़ा रोल रहा है, इनकी अहम भूमिका रही है इसमें, इस बदलाव को लाने में। तो जेम्स मिल जो है वो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में और ब्रिटेन के कॉन्टेक्स्ट में ये बड़े इंपॉर्टेंट ये बड़े ही इंपॉर्टेंट फिगर हैं। अब देखिए, आयरार्की और ऑपरेशन के अगेंस्ट ही तो डेमोक्रेसी की संस्थापना होती ना। तो इसके अगेंस्ट जेम्स मिल ने भी बहुत कुछ लिखा। तो ये कनेक्शन है आपका जेम्स मिल और बेंथम में। उसी यूटिलिटेरियनिज्म से जो है लिबरलिज्म की उत्पत्ति हुई, और जॉन स्टुअर्ट मिल जो है वो तो जेम्स मिल के बेटे ही थे, जिनको बेंथम और जेम्स मिल दोनों ने पढ़ाया था, दोनों ने रेज किया था। तो ये कहानी है उसमें। अब आप अपना क्वेश्चन ये करें, उसके बाद मैं आपको फिर मैकॉले और मतलब मैं जेम्स मिल की क्वेश्चन नहीं, मैं कहानी ये कह रहा था बताऊंगा। कि जो जेम्स मिल लिख रहे थे भारत के बारे में, वो एक्चुअली हाँ, भारत के नहीं, ब्रिटेन के बारे में लिख रहे थे। बिल्कुल, क्योंकि वो अगर एक हायरार्की और ऑपरेशन हिंदुओं एग्जैक्टली, में देख रहे थे, तो एग्जैक्टली। बेसिकली वो ब्रिटेन में क्या चल रहा था, उनको लग रहा था यही भारत में चल रहा है और हम सुधार लेंगे ब्रिटेन में। नहीं, अब देखिए इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है, और यही चीज जो है मैंने एक्सपोज किया है पर्टिकुलरली चैप्टर 4 में इस किताब में। जब जेम्स मिल की इंडिया राइटिंग्स को देखेंगे और उनकी जो ब्रिटिश राइटिंग्स को देखेंगे, अच्छा। जो प्रिडोमिनेंटली जो हुई थी वो 1815 और 1824 के बीच में हुई थी। वो सप्लीमेंट टू एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के कॉन्टेक्स्ट में हुई थी। तो नैरेटिव और डिस्कोर्स का जो करस्पॉन्डेंस है, जो उसका डिपेंडेंस है, वो बहुत क्लियरली दिखता है। अब देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के सेकेंड चैप्टर में जो है वो यहाँ के कास्ट सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, वो ब्राह्मणों के बारे में बात कर रहे हैं, वो क्षत्रिय के बारे में बात कर रहे हैं, वो वैश्य के बारे में बात कर रहे हैं, वो शूद्र के बारे में बात कर रहे हैं, वो चांडाल के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। तो जब आप उन राइटिंग्स को ब्रिटेन के कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे तो आप पाइएगा, और ये बहुत क्लियर है, बहुत एक्सपोज किया हुआ है, कि जेम्स मिल ने जो बातें इंग्लिश क्लर्जी के बारे में लिखी, इंग्लिश प्रीस्ट के बारे में लिखी, जो वहाँ के चर्च से जुड़ी हुई थी, जुड़े हुए थे, वही सारी बातें वो भारतीय ब्राह्मणों के बारे में भी लिख रहे हैं। वो एक ही बात है, एक ही लेंस से देख रहे हैं। एक लेंस से नहीं देख रहे हैं। वो भारतीय ब्राह्मणों को जो है उन्होंने उसके रिप्रेजेंटेशन को पूरी तरह से गलत किया, क्योंकि डेटा उनके पास तो था नहीं। डेटा उनके पास क्या था, वो इंग्लिश प्रीस्ट का था, और उन्हीं के परिप्रेक्ष्य में जो है इन्होंने भारतीय ब्राह्मणों का कैरेक्टर जो है उसको चित्रित कर दिया। उसी तरह से जो उन्होंने क्षत्रियों के बारे में लिखा है, उसका बड़ा क्लोज करेस्पॉन्डेंस है वहां के
एरिस्टोक्रेसी से। तो जिस परिप्रेक्ष्य में इन्होंने क्षत्रियों के बारे में लिखा है वो भारतीय क्षत्रियों की कहानी नहीं है, वो अंग्रेज एरिस्टोक्रेट्स की कहानी है। तो यहां तो पूरी तरह से जो है तथ्य को बदल दिया गया। और मैंने आपको क्या बताया कि हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो है वो कोई छोटी मोटी किताब नहीं है। उसने जो है वो एक पैराडाइम को डिटरमिन किया, इंडिया स्टडीज के पैराडाइम को डिटरमिन किया, हिंदुइज्म स्टडीज के पैराडाइम को डिटरमिन किया। अब इसमें एक और कहानी है। देखिए, हम लोग इतिहास को हम ठीक से नहीं पढ़ रहे हैं। भारत का इतिहास और ब्रिटेन का इतिहास पर्टिकुलरली मॉडर्न टाइम्स में वो इस तरह से जुड़ा हुआ है, वो अलग नहीं है, वो इंटरडिपेंडेंट है। और उसको, उसके कनेक्शंस को देखना बहुत जरूरी है। जेम्स मिल की मृत्यु 1836 में हो जाती है। मार्क्स जो हैं वो 1840 से लेकर के 1860 तक प्रीडोमिनेंटली लंदन में रहते हैं। अगर आप हिस्ट्री ऑफ आइडियाज को देखेंगे तो अगर यूटिलिटेरियन मूवमेंट नहीं होता, अगर बेंथम की राइटिंग्स नहीं होती, जेम्स मिल की राइटिंग्स नहीं होती, तो मार्क्स की भी राइटिंग्स नहीं होती। इसकी दूसरी कहानी है, कभी और इसके बारे में बात करूंगा। मार्क्स का जो पूरा डिस्कोर्स है वो यूटिलिटेरियंस और मिल के डिस्कोर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये पूरा हिंदू फोबिया जो जेम्स मिल ने गढ़ा, जो क्रिएट किया, जो उसकी कृति की, वो सारा हिंदू फोबिया जो है वो मार्क्सिज्म अब्जॉर्ब कर लिया। तो एक बार जो चीजें चलनी शुरू हुई वो आज तक रुकी ही नहीं। तो यूटिलिटेरियनिज्म से दो फिलॉसफी निकलती है जिन्होंने दुनिया को बहुत बुरे तरीके से, बहुत मैसिव तरीके से इन्फ्लुएंस किया है। वो मार्क्सिज्म है और लिबरलिज्म है। लिबरलिज्म के फादर जॉन स्टुअर्ट मिल, जो कि जेम्स मिल के तो सुपुत्र थे, और जब तक जीवित थे, मतलब जब तक काम करते रहे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ही काम करते रहे। ईस्ट इंडिया कंपनी का 1858 में डिसोल्यूशन हो गया, ब्रिटिश क्राउन टुक ओवर, ये तो आपको पता होगा। तो जब तक डिसोल्यूशन नहीं हुआ था तब तक जॉन स्टुअर्ट मिल भी जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ही काम कर रहे थे। तो ये पूरी हिंदू फोबिया जो जेम्स मिल ने गढ़ा है, इसको पूरे तरीके से मार्क्सिज्म और लिबरलिज्म ने जो है उसको अब्जॉर्ब किया है। और यही कारण है कि ये इनहेरेंटली, ये दोनों सिस्टम ऑफ थॉट वो इनहेरेंटली जो है वो हिंदू फोबिक है। वो उनके जड़ में है, उनकी सृष्टि में है, उनकी उत्पत्ति में है, उनके बोन एंड मैरो में है, उनके खून में है। तो ये सारी हिंदू फोबिया जो है वो पूरे दुनिया में प्रचलित है। इसीलिए हिंदू जो है वो जो जो पढ़े लिखे हिंदू हैं जिन्होंने अपने सिस्टम ऑफ थॉट को समझने की कोशिश की है, वो कहते हैं ये रिप्रेजेंटेशन ही गलत है, ये रिप्रेजेंटेशन ही गलत, ये हम हैं ही नहीं, ये हम हैं ही नहीं। लेकिन इस आवाज को दुनिया भर की एकेडमिया में कोई नहीं सुनता है, क्योंकि ये डिस्कोर्स जो है, ये डिस्कोर्स मिल का, लिबरल्स का और मार्क्सिस्ट का है। और ये तीनों की जो है, ये तीनों का जड़ एक ही है। द रूट्स आर द सेम। ये हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया आज भी पढ़ाई जाती है? वो डायरेक्टली नहीं पढ़ाई जा रही है, लेकिन पढ़ाई जा रही है। आप वो चीज तो आप भूल जाइए। आप जितनी चीजें आप सुनते हैं कि आदिकाल से ब्राह्मणों ने ये किया, क्षत्रियों ने ये किया, ऐसे किया, वो किया,
वो सारी कहानी जो है वो ब्राह्मणों और क्षत्रियों की नहीं है, वो जेम्स मिल की कहानी है। और वो पाप जो है वो इंग्लिश क्लर्जी और इंग्लिश एरिस्टोक्रेट्स का है, ब्रिटिश एरिस्टोक्रेट्स का है, ब्रिटिश क्लर्जी का है। वो हमारे ब्राह्मणों और हमारे क्षत्रियों का पाप नहीं है। ये एक्सपोजे है, ये चीज को देखना बहुत जरूरी है। और यही कारण है कि आप जब जेम्स मिल के रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे हमारे वर्ण के बारे में, और जब आप धर्मशास्त्र को पढ़ेंगे या धर्म सूत्र को पढ़ेंगे, तो उन दोनों में कोई कनेक्ट ही नहीं है। लेकिन आज के भारत में कौन पढ़ रहा है? लोग मनुस्मृति और मनुवाद के बारे में बोलते रहते हैं। आप उनमें से किसी को पकड़ करके बोलिए कि आद्योपांत मनुस्मृति पढ़ी है, 99.99% बोलेगा कि नहीं पढ़े, अगर वो सच बोलेगा तो पढ़ा नहीं है। तो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया एक फॉर्मल वे में पढ़ाई जाए या नहीं पढ़ाई जाए, इंडिया के यूनिवर्सिटी में और यूनिवर्सिटी के बाहर कॉन्वर्सेशन वही है। आपके सोशल पॉलिसीज जो है आज भी उसी डिस्कोर्स पे डिपेंडेंट हैं। आपके सोशल अफर्मेशन पॉलिसीज जो हैं वो उसी डिस्कोर्स पे डिपेंडेंट है। तो ये कनेक्ट को देखना बहुत जरूरी है। अब आते हैं हम अब आते हैं कि कैसे जेम्स मिल मैकॉले को इन्फ्लुएंस करते हैं। एग्जैक्टली। तो मैं ये कह रहा था कि जो हमारी वर्ण व्यवस्था के ऊपर जो टिप्पणी जेम्स मिल ने की और जो डिस्कोर्स इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो गया, अगर भारत में लोग धर्मशास्त्र को तरीके से पढ़ना शुरू करें तो उनको जेम्स मिल ने जो मिथ्या का प्रचार किया है सच दिखना शुरू हो जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ। ब्राह्मण का पहले 3 काम था, जिसमें कि 3 बार में बाद में ऐड किया गया। उनका काम था पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना यज्ञ करवाना, दान लेना और दान देना। और यही कारण है कि जो एक कम्युनिटी, जो एक समुदाय जो दान के ऊपर डिपेंडेंट है, वो अमीर तो कभी नहीं हो सकती है। और यही कारण है कि आज भी भारत के बहुत सारे कोने में आपको ब्राह्मण मिलेंगे जो कि बहुत ही गरीब हैं, जिनको एक्चुअली क्या कहते हैं, हेल्प की जरूरत है। तो वो गरीब क्यों हैं? अगर वो पावर में इस तरह से इन्वॉल्व होते और लिप्त होते और उनके पास वेल्थ होता तो उनकी ये स्थिति तो होती नहीं। तो एक डिस्कोर्स है और एक रियलिटी है, दोनों में एक बहुत मैसिव डिस्कनेक्ट है। डिस्कनेक्ट इसलिए है, जो मैं आपको पहले कह रहा था, कि भारत के ब्राह्मण और भारत के क्षत्रिय वो बेसिकली पाप झेल रहे हैं अंग्रेजों के क्लर्जी और उनके नोबलमैन या एरिस्टोक्रेट्स के। यहां पर ये जो है ये कन्फ्लेशन हुआ है, यहां पर जो है उसका जुड़ाव किया गया है। और ये इस डिस्कोर्स को, इस नैरेटिव को, इसको जो हम एकेडमिक लैंग्वेज में कहते हैं क्रिटिकली एग्जामिन करना, हमने कभी उसका क्रिटिकल एग्जामिनेशन किया ही नहीं, हमने कभी उसको ध्यान से देखा ही नहीं है। तो ये परेशानी है। अभी हम आएंगे कि अब आज बोला जाता है कि जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है इंडिया का वो तो मैकॉले से आया है। तो जेम्स मिल का कितना हाथ है मैकॉले को बनाने में? तो अब हम आते हैं कनेक्शन जेम्स मिल और मैकॉले के बीच में। और जो मैंने आपको ये कहा था कि अगर जेम्स मिल नहीं होते तो मैकॉले नहीं होते। अब उसकी क्या कहानी है? मैकॉले जो है वो जेम्स मिल के बेटे के उम्र के थे, करीब 20 साल छोटे, 20-25 साल छोटे रहे होंगे। मैकॉले को पॉपुलैरिटी कैसे मिली, इसकी एक कहानी है। जेम्स मिल ने
सप्लीमेंट टू एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के लिए 1815 और 1824 के बीच में कुछ आर्टिकल्स लिखे थे, जिसमें एक आर्टिकल था गवर्नमेंट के ऊपर। अच्छा। और इस आर्टिकल को मैकॉले ने, जो एक एरिस्टोक्रेटिक बैकग्राउंड से आते थे, बहुत जबरदस्त तरीके से क्रिटिक किया था, क्रिटिसाइज किया था, जो पब्लिश भी हुआ था, जिसके कारण मैकॉले का पॉलिटिकल करियर ब्रिटेन में शुरू हुआ। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1830 या 1831 के आसपास एक इंडिया बिल आया था, जिसका कि ब्रिटेन के पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ था, और उसमें मैकॉले ने भी अपने आर्गुमेंट्स दिए थे। और जो उसके आर्गुमेंट्स इंडिया के खिलाफ थे, वो सारे आर्गुमेंट्स जेम्स मिल के हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया से लिफ्टेड थे। इसके सबूत हैं? हाँ, बिल्कुल सबूत है, बिल्कुल सबूत है। अभी मैंने ये रिसर्च किया हुआ है, अब इसके ऊपर आर्टिकल लिखूंगा। मैं बिल्कुल शो करूंगा कि मैंने खुद से पढ़ा है उसको, कि जो वो इंडिया के बारे में या हिंदूज के बारे में या इंडियंस के बारे में जो लिख रहे हैं, वो डायरेक्टली लिफ्टेड है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया से। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पर क्या है? इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ब्रिटेन के पॉलिटिकल सिनेरियो में जेम्स मिल और मैकॉले, वो कहते हैं कि स्पेक्ट्रम के दो एंड पे थे। जेम्स मिल, मैंने पहले बताया, यूटिलिटेरियन थे, उनको रैडिकल्स भी कहा जाता था। आज के टर्मिनोलॉजी में उनको लेफ्ट कहा जाएगा। जेम्स मिल जो है वो लेफ्ट को बिलोंग करते थे, और मैकॉले, चूंकि उनका एरिस्टोक्रेसी का बैकग्राउंड था, नोबलमैन उनकी फैमिली थी, उनके फादर एरिस्टोक्रेट थे, तो वो आज के संदर्भ में ब्रिटेन के पॉलिटिकल राइट में आएंगे। वो चर्च से अलाइन थे? चर्च से भी अलाइंड थे बेसिकली। मतलब वो जो काम यूटिलिटेरियंस और जेम्स मिल ब्रिटेन के पॉलिटिक्स में कर रहे थे, उसको मैकॉले जबरदस्त तरीके से अपोज कर रहे थे, बहुत बुरे तरीके से अपोज कर रहे थे। आप ये कह सकते हैं कि एक आर्च एनिमी थे वो जेम्स मिल के ब्रिटेन के डोमेस्टिक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में। आप जो जेम्स मिल है, जो यूटिलिटेरियनिज्म जो हाँ, है, हाँ, उसको लेफ्ट क्यों कह रहे हैं? वो जो वहाँ के जो ट्रेडिशनल या चर्च का सिस्टम, उसके अगेंस्ट थे क्या? हाँ, वही तो मैं आपको बता रहा था। थोड़ा सा बता दीजिए कैसे हाँ, उनकी जो आइडियोलॉजी है वो चर्च के ये अगेंस्ट बहुत है। इंटरेस्टिंग बात है कि मैं वही कह रहा था कि यूटिलिटेरियंस का वॉर क्राई क्या था? ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर। नंबर। उनका वॉर किसके अगेंस्ट हो रहा था? उस समुदाय के अगेंस्ट हो रहा था जो हायरार्किकल एंड ऑप्रेसिव था। हायरार्किकल एंड ऑप्रेसिव कौन था? मॉनर्क, एरिस्टोक्रेट्स और क्लर्जी। क्लर्जी यानी चर्च। ठीक है, तो इन्हीं के अगेंस्ट जो है, क्या कहते हैं, इनकी राइटिंग्स हुई थी, राइट? मैकॉले जो है, मैकॉले एरिस्टोक्रेसी को बिलोंग करते थे, तो जेम्स मिल जो है वो अपोज थे उस सिस्टम के खिलाफ जिसको कि मैकॉले रिप्रेजेंट कर रहे थे। और मैकॉले ने जो आर्टिकल लिखा जेम्स मिल के खिलाफ, वो ओरिजिनल सिस्टम को डिफेंड कर रहे थे। ठीक है, दोनों स्पेक्ट्रम के दो एंड पे। बिल्कुल, वो स्पेक्ट्रम के दो एंड पे थे, राइट? अब क्या हुआ कि 1832 में इंडिया बिल पास हुआ। इंडिया बिल पास हुआ और सुपीरियर काउंसिल का गठन हुआ, जिसको कि बैठना था कैलकाटा में। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का जो इंडिया कैपिटल था
वो कलकत्ता था। तो वहां सुपीरियर काउंसिल को बैठना था जिसके 3 मेंबर्स होने वाले थे। कंडीशन ये था कि ये तीनों मेंबर्स जो हैं उनका ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कोई कनेक्शन नहीं हो सकता है। मैकॉले उसमें इंटरेस्टेड थे। मैकॉले एक चिट्ठी में लिखते हैं कि अगर उनकी बहाली नहीं होती है, अगर उनका अपॉइंटमेंट सुपीरियर काउंसिल में नहीं होता है, तो उसके एकमात्र कारण होंगे वो जेम्स मिल होंगे, क्योंकि जेम्स मिल वो चीफ थे इंडिया हाउस में, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर्स हुआ करता था लंदन में। सरप्राइजिंग बात यह है कि मैकॉले का अपॉइंटमेंट का रिकमेंडेशन सुपीरियर काउंसिल में जेम्स मिल ने ही किया था। तो आप ये देखिए कि उनके डोमेस्टिक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में ये एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं, आर्च एनिमीज हैं, लेकिन इंडिया को अंडरमाइन करने के लिए ये दोनों यूनाइटेड है, जॉइंड एट द हिप जो हम कहते हैं। तो उस समय के जो गवर्नर जनरल थे उनको जेम्स मिल ने ही मैकॉले के फेवर में रिकमेंडेशन दिया था, जिसके कारण मैकॉले की बहाली हुई थी। और मैकॉले इंडिया को उसी दृष्टिकोण से देखते थे जिस दृष्टिकोण को जेम्स मिल ने स्थापित किया था, और यही कारण था कि मैकॉले वो सब कर पाए जो उन्होंने किया। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर जेम्स मिल अगर नहीं होते एज एन इंडिविजुअल एंड एज अ नैरेटिव और डिस्कोर्स क्रिएटर, तो मैकॉले भी नहीं होते, और जो मैकॉले का इंटरवेंशन हुआ, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1835 में जो आई थी, वो भी नहीं आती, क्योंकि मैकॉले का सारा पर्सपेक्टिव इंडिया के ऊपर जो है वो जेम्स मिल से डिटरमिन्ड था, इन्फ्लुएंस था। तो इसमें जो चेन है वो जेम्स मिल से प्रारंभ होती है, और जेम्स मिल जो भारत के बारे में, यहाँ के हिंदू रीति रिवाज के बारे में, या जो सिस्टम है सोशल जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में जो कुछ भी लिख रहे हैं, उनका जो प्रेजुडिस है वो बन रहा है बेंथम के, जो आपने बताया कि यूटिलिटेरियनिज्म है, उससे बना उनका प्रेजुडिस, और वो प्रेजुडिस उन्होंने सुपर इम्पोज कर दिया इंडियन सोसाइटी पर। देखिए, बेंथम का उतना बड़ा हाथ नहीं है इसमें। अच्छा। बेंथम का इसलिए हाथ नहीं है क्योंकि बेंथम वो ब्रिटेन को रिफॉर्म करना चाहते थे। मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि हाँ बेंथम से जो आइडियाज आए, हाँ, तो वो आइडियाज जो हैं, चूंकि वो एक रिबेलियस काइंड ऑफ आइडिया है कि हमें इसको अब बदलना है, तो वो आइडियाज उन्होंने भारत पर सुपर इम्पोज किए हैं, भारत की बिल्कुल व्यवस्था पर। बिल्कुल, उसको ट्रांसपोज कर दिया उसके ऊपर। वो भारत क्या था, भारत क्या रहा है, उसको तथ्य के बेसिस पे देखने के विपरीत उन्होंने अपने ब्रिटेन के एक्सपीरियंस के प्रिज्म से इंटरप्रेट कर दिया। हम जिसको एकेडमिक लैंग्वेज में कहते हैं, जेम्स मिल इमेजिन्ड इंडिया in the light of his own domestic experience. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन, Yeah, कि यही क्रक्स ही है। क्रक्स यही है कि ये पूरा मिथ्या है। ये ऐसा मिथक जो कि भारत की रियलिटी बन गई, उसको बनाया गया। कुंदन जी, इस पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों को समझ में आया होगा कि ये चेन कहाँ से प्रारंभ हुई, कैसे थॉट प्रोसेस बना, वो उसके बाद वो कैसे ट्रैवल हुआ, और आज कैसे उसके कॉन्सिक्वेंसेस और जो मटेरियल मटेरियल रियलिटी जो आज भारत में है वो कैसे बनी है। अ, मैं लोगों को रिकमेंड करूँगा कि लोग इस बुक को पढ़ें, कॉलोनियल डिस्कोर्स एंड द सफरिंग ऑफ इंडियन अमेरिकन चिल्ड्रन। आप पे इंडियन अमेरिकन स्टूडेंट्स पर भी रिसर्च की है। अ, इसमें जो हमने जाना कि जो जेम्स मिल हैं, उन्होंने जो कुछ भी लिखा, वो
बिल्कुल भी वो आप कहते नहीं है कि वस्तु स्थिति नहीं थी जो भारत में थी, और वैसा तो बिल्कुल नहीं था। भारत में वस्तु स्थिति क्या थी ऐसा, आप चूँकि पीएचडी किए हैं ह्यूमैनिटीज़ में, तो आप कैसे देखते हैं सोसाइटी को? कैसे फ़ंक्शन करती है? एक हिंदू समाज कैसे फ़ंक्शन करता है? हिंदू समाज में आप बार-बार बोल रहे हैं कि जो कुरीतियाँ दिखती हैं, वो कुरीतियाँ नहीं हैं, बल्कि वो अगर हम उनके धर्मशास्त्र में या शास्त्रों में जाएँगे तो उसके पीछे का हमें फिलॉसॉफ़िकल कॉनोटेशंस भी मिलेंगे। तो इस पर मैं आपसे एक चर्चा और कभी करूँगा। और बहुत गंभीर पॉडकास्ट था। मैं चाहता था कि डीकोलोनाइज़ेशन पर हम एक सीरीज़ करें, जहाँ पर लोगों को पहले तो जड़ पता चले, फिर हम उसमें क्या-क्या कर सकते हैं और आगे आने वाले 25-30 सालों में कैसे जो भारतीय माइंडसेट है, वो पहले सच जानने के बाद कैसे उससे निकल पाए। तो इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करूँगा कि आपने समय निकाला अपने बिज़ी स्केड्यूल से, और आपकी रिसर्च के माध्यम से जो बात पता चली है कि मैकॉले, मैक्समुलर तो ठीक है, ये तो आगे बच्चे हैं, जो पीछे से चीज़ें आ रही हैं, वहाँ तक भी हम पहुँच के सच को जान पाएँ और उसका रीज़न क्या है। रीज़न ये नहीं कि लोगों ने आके यहाँ पर वो अत्याचार होते हुए देखा है, बल्कि ये उनका मिथक है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद कुंदन जी जुड़ने के लिए और इस पॉडकास्ट पर समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको मुझे बुलाने के लिए और इस विषय में बात करने के लिए, क्योंकि जो ये आइडिया है कि डिकॉलोनाइजेशन जो हम बात कर रहे थे वो एक टेढ़ी खीर है। वो उसमें बहुत रिसर्च होने की आवश्यकता है, बहुत चीज़ों को समझने की आवश्यकता है, और जब तक एक अच्छे तरीके से शोध नहीं होगा तब तक ये चीज़ बदलेंगी नहीं। और मेरा ये मानना है कि हम एक नॉलेज सिविलाइजेशन रहे हैं। इग्नोरेंस का या अविद्या का काट जो है वो हमेशा विद्या होता है। तो हमें वापस से जा कर के इन चीज़ों को पढ़ना होगा, इनको देखना पड़ेगा। ब्रिटिशर्स ने कैसे हमारे सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म किया है, और ये रैंडम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ये सिस्टमैटिक है। ये इसके पहले, इस ट्रांसफॉर्मेशन के पहले एक डिस्कोर्स बना, एक नैरेटिव बना, जो जेम्स मिल ने बनाया और जो मैंने आपको बताया कि वो बड़ा बड़ा ही पावरफुल आदमी हो गया। और वो पावरफुल हो गया तो उसके बाद इंडिया के सोसाइटी को चेंज करना शुरू किया उसने, और उसके बाद जो लोग आए। तो आज जो आप इंडिया की सोसाइटी देखते हैं वो जेम्स मिल की कल्पना के अनुरूप है, लेकिन हमारी सोसाइटी ऐसी थी नहीं। इसको बनाया गया, उसके इमेजिनेशन, उसके कल्पना के अनुरूप इसको बनाया गया, इसको ढाला गया है। और ये एक लंबी कहानी है जो करीब 190 साल चली है, और जो कॉलोनाइज्ड इंडियंस हैं उसके बाद उसको आगे बढ़ाया है उन लोगों ने, और वो चल रहा है। जेम्स मिल पूरी तरह से जीवित है, आज भी जीवित है, हमारे समक्ष है वो आज। शायद इस पॉडकास्ट के बाद कुछ लोगों की आँखें खुलें और एकेडमिया में भी ये चीज़ें और फ्रीक्वेंटली डिस्कस हों, अच्छे वर्क्स आएँ, भारत सरकार इसको सपोर्ट करे। इस आशा के साथ इस पॉडकास्ट को यहीं पर समाप्त करेंगे। कुंदन जी बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। नमस्कार।